ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, जिसको देख के आज की क्लास में इसका जीनोटाइप या जीनोटिपिक रेशियो निकालना सीखेंगे हम लोग, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी बुक में ये एक एग्जाम्पलर क्वेश्चन के तौर पे सिर्फ पूछा गया है कि आपको करना क्या है, जीनोटिपिक रेशियो अगर निकालना पड़े तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब आप राउंड प्लस येलो को काउंट करना स्टार्ट करेंगे, फटाफट देखते जाइए। तो ये राउंड प्लस येलो, 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 राउंड प्लस येलो। तो इसके लिए ट्रिक के तौर पे मैंने आपको एक बताया था, तो एक तो ये लाइन हो गई, नेक्स्ट ये लाइन हो गई, देन उसके बाद ऐसे डायगनली आएंगे, देन राउंड प्लस येलो, राउंड प्लस येलो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राउंड प्लस येलो का नंबर आपको कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। देन राउंड प्लस ग्रीन की बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं, राउंड प्लस ग्रीन, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, ग्रीन ही कलर ले लेते हैं, राउंड प्लस ग्रीन। ये रहा राउंड प्लस ग्रीन 1, राउंड प्लस ग्रीन 2, राउंड प्लस ग्रीन 3। तो इसके लिए मैंने आपको बोला था, ये देखिए, इसके जो आपने ऑलरेडी पहले से काउंट कर रखा है उसको तो ऑब्वियस से काउंट नहीं करेंगे, जो बचा है रिमेनिंग है उसी को तो काउंट करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 2 3 राउंड प्लस ग्रीन को काउंट कर लिया। लास्ट के 4 बॉक्सेस हमारे पास बचे हैं, जो 4 बॉक्स लास्ट का आपके पास बचा हुआ है उसमें से स्मॉल आर है, तो डेफिनेटली अब जाके ये रिंकल्ड होगा, क्योंकि कैपिटल आर जब भी बैठ रहा था तो वहां पे राउंड डोमिनेंट फीचर होने की वजह से अपने आप को एक्सप्रेस कर दे रहा था, ठीक है। तो ये कैसा है, रिंकल्ड प्लस येलो, ये भी कैसा है, रिंकल्ड प्लस येलो, ये भी कैसा है, रिंकल्ड प्लस येलो, ठीक है। तो ये 3 यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, रिंकल्ड प्लस येलो। देन हमारे पास लास्ट में एक बचा है, एक ही केस है ऐसा, दैट इज ये रिंकल्ड प्लस ग्रीन इज इक्वल टू 1। यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है सबको, है ना। लेकिन ये फिनोटाइप था, और जैसे कई बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर हम इसका जीनोटाइप लिखें या फिर अगर हम इसका जीनोटिपिक रेशियो लिखें तो हम नहीं लिख पाएंगे, या फिर हमें लिखने में बहुत दिक्कत आएगी, या फिर हम समझेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे। तो उसको भी जब बहुत ध्यान से अटेंशन के साथ देखेंगे तो आपको एक बात का पता चलेगा कि जीनोटाइप को लिखना एक्चुअली अगर देखा जाए तो इससे भी आसान है, फिनोटिपिक रेशियो से भी आसान है जीनोटाइप का लिखना। कैसे, उसको देखिए। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका जीनोटिपिक रेशियो लिखेंगे। तो ये, क्योंकि यहाँ पे आपको ऊपर से नीचे की सीरीज में लिखा, तो मैं भी वैसे ही लिख देती हूँ, दूसरा वाला भी आप स्ट्रेट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो इट्स फिनोटाइप, बट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जीनोटिपिक रेशियो की, जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज करेंगे आपको एक और बात यहाँ समझ आएगी, कौन सी, जीनोटाइप एक ना पैटर्न को फॉलो कर रहा है अपने आप को। जैसे एज फॉर एग्जांपल, मैं फिनोटाइप का वापस एग्जांपल दे रही हूँ। ये देखिए एक पैटर्न को फॉलो कर रहा था, जैसे मोबाइल का स्क्रीन लॉक नहीं लगाते, ये देखिए ना, ये पैटर्न वैसा स्पेशल पैटर्न है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है जिसके थ्रू एग्जाम में हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। ये सारे जो इस ट्रायंगल के अंदर आ गए वो सब के सब क्या थे, राउंड प्लस येलो थे, और उनका नंबर 9 था। देन नेक्स्ट जो पैटर्न है, यहाँ पे वापस वही पैटर्न है, बट इसमें से हम लोग खासियत क्या है कि जो हमने ऑलरेडी काउंट कर रखा है उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब इसके अंदर हम इसको नहीं काउंट करेंगे और इसको नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि हमने पहले से देख रखा है। तो नंबर बचा 1 2 और 3, सारा फिनिश। बचा कितना, 4, यानी 3+1 लास्ट वाला। वापस रिपीट कर रही हूँ मैं। फिर ये लास्ट में, अब जब फिर से हम एक पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, वापस वही शेप वाला ट्रायंगल, तो यहाँ पे फिर हमें क्या दिखता है, फिर ये बच गया आपका रिंकल प्लस येलो, रिंकल प्लस येलो, रिंकल प्लस येलो, और लास्ट में ये जो बचा दैट इज रिंकल प्लस ग्रीन। ठीक इसी तरीके से अगर आप ध्यान से एनालाइज करेंगे तो जीनोटाइप का एक पैटर्न है उसको लिखने का, जब हम जीनोटाइप को लिखते हैं, ठीक है। अब जिस जिसको हम काउंट करते जाएंगे उसको हम पहले यहाँ पे मार्क करते जाएंगे, हमने क्या काउंट किया, ठीक है। यहाँ पे जब हम फिनोटाइप लिखते हैं तो उसमें हमें ये भी देखना पड़ता है कि उसका फीचर क्या बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर है, किसी बच्चे को समझने में दिक्कत हो, अगर इसको ये रिंकल्ड लिख दे तो गलत हो जाए, है ना। तो उस सेंस में अगर देखा जाए तो जीनोटाइप तो हमारे लिए आसान हो गया ना। कैसे आसान हो गया, सो देखिए। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहे हैं, जीनोटाइप को लिखने के लिए हमने
ये जीनोटाइप देखा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैंने यहाँ क्या लिखा, जो दिख रहा है वही लिखूंगी मैं, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपको इस पूरे 16 बॉक्सेस में 4 4 8 4 12 4 16, इधर से भी देखिए 4 4 8 4 12 4 16, आपको इन पूरे 16 बॉक्सेस में कैपिटल आर और कैपिटल वाई का नंबर कितना दिख रहा है? ऑब्वियस है, बिल्कुल साफ साफ क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, इसका नंबर सिर्फ एक है, एक से ज्यादा किसी को नहीं दिख रहा होगा, है ना। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे दूसरे को जब आप ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट वाले को जब हम देखते हैं, दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये देखिए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, बोलने का ये मतलब है ये वाली लाइन। ठीक है, तो मैंने देन फिर यहाँ पे लिख दिया जीनोटाइप जो है इसका, दैट इज कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, मैंने इसका भी लिख दिया। अब बताइए इसका कितना नंबर है? 2 है, 2 सबको दिख रहा है, 2 से ज्यादा कहीं नहीं आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। ठीक है, देन नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं, थर्ड की तरफ। ठीक है, तीसरा जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास आ रहा है जो नेक्स्ट जीनोटाइप है, दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, लेकिन इसको जब आप देख रहे हैं इधर और इधर, अगर मैं यहाँ पे ऐसे एक पैटर्न की बात करूँ, पैटर्न की बात मैं कर रही हूँ। ठीक है, हमने इसमें बीच वाले को काउंट नहीं किया है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कितना देखा, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, इसका नंबर भी आपको कितना नजर आ रहा है? 12। अब एक और इंटरेस्टिंग है, सबसे मजेदार बात ये है यहाँ पे कि अभी हमने एक चीज याद रखना है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसको हमने नहीं देखा है, वो तो ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। जैसे एक जीनोटाइप आएगा हम अपने आप देखना स्टार्ट करते हैं कि क्या हमने ऐसे जीनोटाइप को कवर किया है या नहीं कवर किया लिखते वक्त। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, जो मैं चौथा लिख रही हूँ यहाँ पे, फोर्थ जो मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, सिर्फ एक यही ऐसा जीनोटाइप है जिसका नंबर इस पूरे पनेट स्क्वायर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और कहीं दिख रहा है क्या आपको? आप बोलेंगे नहीं हमें तो और कहीं नहीं दिख रहा। ऑब्वियस है, कोई भी स्टूडेंट अगर लिखेगा तो देखने की कोशिश जरूर करेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे से एक भी मिस हो गया हो यहाँ पे। ठीक, तो इसमें आपको कौन सी बात नजर आ रही है कि इनका नंबर कितना है? 4 है, दिख रहा है सबको, मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। ठीक है, देन अब जो नेक्स्ट हमारे पास ट्रेट बचा है यहाँ पे, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे बीच में क्या है, ये बच गया था, ये याद आया, ये बीच में क्या है बच गया था, दैट इज कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग इसको, तभी मैं बार बार आपको रिपीट कर रही थी कि याद रखना है बीच में एक छूटा हुआ है। ठीक है, देन मैंने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब इसके जैसा कोई और है क्या? नहीं, यहाँ पे हेट्रोजाइगस है, यहाँ पे हेट्रोजाइगस है, इनकी तो कहानी खत्म है, सबके सब चारों लास्ट वाले क्या है, रिंकल्ड है, राउंड है ही नहीं उसमें। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना है? 1 है, ओनली 1 है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले की बात करते हैं हम लोग। देन जब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रेट है, दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि दिखे आपको, मान लीजिए हम लोग पिंक ले लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास ट्रेट है कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई।
कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, बहुत सावधानी से लिखा जाता है बट आसान है। ये आपको दिख रहा होगा, ये मतलब गेम की तरह है, कुछ याद नहीं करना है, कुछ समझना नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना, जो जितना दिख रहा है उसको हमें लिख देना है, ठीक है। तो मैंने फिर यहाँ लिखा कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब ये जो है कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसका नंबर आपको ओनली 2 दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। देन 7th नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो अगला जो फीचर है हमारे पास दैट इज, अब सारे 4 ही बचे हैं, यही 4 बचे हैं, है ना, है कि नहीं, यही 4 जो हैं, यही 4 बचे हुए यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ऐसा इस 4 में से तो और कोई है नहीं, ये तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया स्मॉल आर, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कैपिटल वाई, ठीक है। इसका नंबर कितना है, 1 है, साफ साफ आपको दिख रहा है कि इसका नंबर कितना है, 1 है, ठीक है। देन क्या है आपके पास, एक और हम चलते हैं आगे, नंबर 8 की जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो इनका नंबर है स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक। इनका नंबर कितना है, 2 है, ऑब्वियस है, लास्ट वाला तो यूनिक ही है। तो इसका नंबर जो है अब यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं, दैट इज स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। ये आपको दिख रहा है 2, 2 से ज्यादा तो किसी को नहीं दिख रहा होगा, है ना। लास्ट में आखिरी एक बच गया, यानी कि हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, हम लोग अब 9th कॉम्बिनेशन लिखने जा रहे हैं, मतलब ये एक जो टाइप है यहाँ पे, जितने वेरिएशंस हम लोग देखने जा रहे हैं उसमें से ये जो है स्मॉल आर स्मॉल वाई, इनका नंबर कितना है, 1 है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक पैटर्न को फॉलो करता है या नहीं करता है, आप अपने दिमाग से सोच के देखें। अगर मैं वापस इसको इधर वाले को पूरा क्लीन कर दूं तो एक चीज देखिए इंटरेस्टिंग क्या है इसमें, सो मैं बताती हूँ। कई जगह पे ना जब ये जीनोटाइप लिखा जाता है तो उसमें एक छोटा सा मैं एरर बताती हूँ, आप खुद भी गूगल करके देखेंगे तो आपको एक एरर देखने को मिलेगा। जैसे कैपिटल वाई, ये ओनली 1 है। अब नीट के एग्जाम में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुन लीजिए। यहाँ पे आपसे साफ सीधी सी एक बात पूछी जाएगी, अमंग ऑल 16 स्क्वायर्स, in how many squares the genotype capital R and capital Y is observed in dihybrid cross। क्वेश्चन समझ आया आपको, हिंदी में भी बोल देती हूँ। पूछा जाता है कि आपको जो यहाँ पे 16 बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, 16 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो भी जीनोटाइप प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इन सारी वैरायटीज में से आपको कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाले कितने दिखते हैं ऑफस्प्रिंग, तो 1 ही तो है, ओनली 1, ठीक है। देन आपके पास क्या है, लास्ट वाला जो है स्मॉल वाई, ये ना आंख बंद करके गारंटी के साथ, एक ये फर्स्ट वाला और एक ये लास्ट वाला, इनका नंबर तो एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये ओनली 1 है, ठीक है। तो दोनों का याद रखना है आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पे इतना ही माइन्यूटली क्वेश्चन पूछा जाता है, इतने ही ध्यान से पूछा जाता है, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा ये फर्स्ट वाला, लास्ट वाला, और एक क्वेश्चन जो ज्यादा खतरनाक और डेंजरस है, तो भी सुन लीजिए। मैं नेक्स्ट पेज पे एक एग्जाम्पलर क्वेश्चन के तौर पे लिख देती हूँ आपको, ठीक है। मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा, समझिएगा मैं क्या पूछना चाह रही हूँ आपसे। क्वेश्चन मैंने पूछा, इन dihybrid cross in dihybrid cross which of the following number is true
for genotype for genotype कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, आपके साथ के जितने अलग अलग जगह में पढ़ने वाले जितने बच्चे होंगे ना, मैं गारंटी देती हूँ इस क्वेश्चन को पूछ लीजिएगा, बच्चे को क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा पूछ क्या रहा है या पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रही हूँ, बट आपको पता है ए बी सी डी। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑप्शन में आंसर लिख दिया 1 2 3 4। क्या कर रहा है ये, इसने आपसे जीनोटिपिक रेशियो के अंदर जाके उसको एनालाइज करके और आपको ये देखने को बोल रहा है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का नंबर कितना है। एक होता है, एक उसमें अरेंजमेंट पूछा जाता है, जैसे आपको ऐसे लिखा है ऑप्शन ए आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इज इक्वल टू 4, देन कैपिटल वाई इज इक्वल टू 1। देन मतलब इसको फेरबदल करके लिखा जा सकता है, उसकी मर्जी है, एग्जामिनर की मर्जी है, वहां पे सही गलत सिर्फ पूछा जाता है। मैं आपको बता रही हूँ स्मॉल वाई इज इक्वल टू 1। मान लीजिए मैंने इसको ऑप्शन ए बना दिया, अब ऑप्शन बी बनाती हूँ मैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा खतरनाक होते हैं, ध्यान रखिएगा आप इस बात का। फिर मैंने आपको लिखा यहाँ पे आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इज इक्वल टू 1। मतलब सब यही है, सबको मैं कॉपी कर दूं, सबका नंबर फेवरेट गारंटी के साथ। एग्जाम में जब आप देखेंगे ना, इसको देख के आपका सर चकराने लगेगा, आप बोलेंगे क्या है ये, चारों तो एक ही जैसे नजर आ रहे हैं। तो ये कहाँ से आपका सॉल्व होगा, ये आपका जीनोटाइप से सॉल्व होगा। ठीक है, मैंने जो क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपको कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितना दिख रहा है, देखिए ध्यान से, कितना नजर आ रहा है आपको ये। मैम ऑप्शन डी होगा। हाँ ठीक है, वेरी गुड। यानी आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है विदाउट एनी डाउट 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे कि जब आप कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सिर्फ यही एक ऐसा जीनोटाइप है दैट कंटेन्स द हाईएस्ट नंबर। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, एक छोटी सी कंफ्यूजन जो बच्चों को आती है इसको लिखने में, वो क्या है सो भी सुन लीजिए। बच्चे कहते हैं मैम हम उल्टा पुल्टा फेर बदल करके लिख देते हैं। अब एक बात सोचिए, अपना कॉमन सेंस बताइए। ठीक है, अगर आपको जीनोटाइप लिखने को दे रहा है कोई, कायदे से कुछ ऐसे भी जीनोटाइप आपको दिखेंगे वहां पे, ठीक है, जिसमें ऐसा लिखा होता है 1 2 1 2 फिर 4, मतलब कि अपने मन से कुछ भी बच्चा लिख रहा है कहीं से भी। लेकिन अगर नीट के एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा तो हमेशा एक ट्रिक के तौर पे याद रखिएगा, आपको यहाँ याद रखना है 1224 12 12 1, चाहे तो आप ऐसे याद रखिए, चाहे आप याद रखिए 1224 12 121। इससे क्या होगा, दिमाग में आपके सीरीज बैठ जाएगा, आप गलती नहीं करेंगे। एक और मैजिकल ट्रिक बता रही हूँ इसको चेक करने का कि आपने एग्जाम में सही लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, वो क्या है सो सुनिए, आप थोड़ा देखिए ध्यान से। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता रही हूँ आपको इसमें। ठीक है, आपने अभी अभी लिखा था और आपने पिछली क्लास से अभी तक जो सीखा है उसकी बात भी अगर मैं करूं, तो आप तब से अभी तक यही सीखते आ रहे हैं कि मैंने आपको एक बात क्या बताई है कि अगर आप राउंड प्लस येलो का नंबर देखते हैं तो आपको 9 आया है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। आपने राउंड प्लस येलो का नंबर कितना देखा है, 9 देखा है, चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब ऑब्वियस है कि अगर आप कैपिटल आर और कैपिटल वाई लिखिएगा तो ये तो गारंटी है इस बात की ना कि ये प्लांट जो है ये राउंड प्लस येलो है, कोई शक तो नहीं इसमें। ठीक है, फिर अगर आप इसको इसको देखिए रीड करके इसके फिनोटाइप को, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, व्हाट इज द फिनोटाइप ऑफ दिस प्लांट, राउंड प्लस येलो। अब इसका भी फिनोटाइप क्या है, राउंड प्लस येलो है, हम इसको भी मार्क कर देते हैं राउंड प्लस येलो। ठीक है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, राउंड प्लस येलो। ठीक है, हम इसको भी मार्क कर देते हैं राउंड प्लस येलो। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी जा रही है, हाँ, ये भी क्या हो गया, राउंड प्लस येलो। ठीक है, ये जो 4 बॉक्सेस जो आपने देखे थे ये भी क्या है, राउंड प्लस येलो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कैसे मैजिकल तरीके से आपको ये खुद ही रिजल्ट बता रहा है। तो कभी एग्जाम में अगर गलती हो और 4 वाले को अगर बाद में लिखे, तो जब मैं क्रॉस करती हूँ तो बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछता है
कि मैम मैंने सही तो लिखा है, अगर मैंने यहाँ पे स्मॉल आर या कैपिटल वाई को इसके बाद लिख दिया तो कौन सी गलती? गलती तो है, क्योंकि यहाँ पे जो सीरीज बैठी है इस सीरीज के अकॉर्डिंग अगर हम कायदे से लिखना चाहें तो आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है दिस फिनोटाइप इज राउंड प्लस येलो, साफ साफ दिख रहा है सबको, ये क्या है? राउंड प्लस येलो है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वाले को चेक करते हैं, जो हमने लिखा था राउंड प्लस ग्रीन, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। देन देखिए व्हाट इज दिस फिनोमेना, मतलब फीचर राउंड प्लस ग्रीन, ठीक है, एंड व्हाट इज दिस फीचर राउंड प्लस ग्रीन। चेक हो गया, हम इसको भी यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, राउंड प्लस ग्रीन। ये भी कितना हो गया आपका? 3 हो गया, 2 + 1 3, और ये 9 देखिए 4 + 2 + 2 + 1, 4 2 6 2 8 1 9, 4 2 6 2 8 1 9 हो गया यहाँ पे। तो ये 9 बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, ये 3 बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। आगे वाले को देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या देखा है? रिंकल्ड प्लस येलो, ठीक है। अब ये जो रिंकल्ड प्लस येलो है आपके पास ऐसा जीनोटाइप वाला बन रहा है, रिंकल्ड प्लस येलो, ठीक है। अब इसकी बात अगर हम करें, ये भी बन रहा है रिंकल्ड प्लस येलो, ठीक है। इनका नंबर कितना हो गया? 3 हो गया। लिख दीजिए यहाँ पे, क्या दिक्कत है लिखने में? इसको आपने यहाँ पे लिख लिया रिंकल्ड प्लस येलो, ठीक है। क्योंकि येलो डोमिनेंट फीचर है तो हम कैपिटल से ही लिख दें तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेटर है। चलिए नेक्स्ट लास्ट जो बच रहा है यहाँ हमारे पास, है ना, एक ही ऐसा केस है जहां पे आपको जो जीनोटाइप है वो स्मॉल आर स्मॉल वाई देखने को मिलता है, एंड दैट इज, ये क्या हो गया? रिंकल्ड प्लस ग्रीन। व्हाट इज दिस फीचर? रिंकल्ड प्लस ग्रीन। क्या हो गया ये? रिंकल्ड प्लस ग्रीन हो गया, ठीक है। अच्छा, इस जीनोटाइप को समझने में कोई दिक्कत किसी को? मैंने आपकी पीएचडी करा दी है इसमें। जीनोटिपिक रेशियो यहाँ पे टी जो है ऐसे छोड़ दिया मैंने, आपसे ही हो गया, हाँ। तो इसको जो है, इसको कहीं से कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो जीनोटिपिक रेशियो जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है आपको, इसको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्लियर है बिल्कुल? क्लियर है बिल्कुल? आगे चले हम लोग? यस मैम। चलिए ठीक है। नोट कर लिया आपने नोटबुक में? सबने नोट कर लिया? नोट कर यस लीजिए मैम। इसको। हाँ, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए देखिए, तो इस चैप्टर में जब आपने ये जीनोटिपिक रेशियो पढ़ा है तो इसके बेसिस पे मैंने आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सिखाया था पिछली क्लास में, स्टेटमेंट भी लिखा रखा है। अब हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे, उसके आगे की बात जो है वो समझेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास जो है, ये तो ठीक है कि ये भी डोमिनेंट है और ये भी, दोनों के दोनों क्या है? डोमिनेंट है। इसको देख के कुछ क्लियर नहीं हो रहा। लास्ट वाले की बात करें, ये भी वैसा ही है, लेकिन इन दोनों को छोड़ के बाकी के जितने भी बॉक्सेस हैं सब में एक खासियत ये है कि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर ये रिसेसिव ट्रेट है, स्मॉल आर इज द रिसेसिव ट्रेट एंड कैपिटल वाई इज द डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। तो क्या यहाँ पे रिसेसिव ट्रेट वाले ने डोमिनेंट वाले को बोला कि मुझे है अपने आप को एक्सप्रेस करना, तो तुम भी एक काम करो, तुम भी यहाँ पे रिसेसिव वाले को भेज दो और तुम यहाँ से चले जाओ? ये स्मॉल आर इस कैपिटल वाई को बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। और बोल के करेगा भी क्या? क्योंकि यहाँ पे अभी तक फिलहाल, आगे जाके ये चेंज होने वाला है, मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ। मेंडल साहब ऐसा बना के गए, बता के गए, बोल के गए, वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन जब इसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, सिर्फ इस डाई हाइब्रिड क्रॉस के रिगार्डिंग सिर्फ इस पे फोकस करके हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे एक चीज साफ सीधी सी और क्रिस्टल क्लियर है कि इसके मुताबिक तो हमने यही सीखा है कि एक्सप्रेशन ऑफ वन जीन इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन, ठीक है। जो मैंने आपको पिछली क्लास में क्या लिखा था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिखा था। क्या लिखा था?
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है सबको? अच्छा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बता दिया है मैंने आपको, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताया है, एक बार चेक करेंगे नोटबुक। नहीं बताया है तो मैं बताऊंगी, और अगर यस मैंने मैम, बता बता रखा है, दिए। चलिए वेरी गुड। अब बता नहीं दिए बता मैम। रहा, हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। चलिए, काफी स्पीड के साथ चल रहे हैं हम इस चैप्टर में, और जहाँ बाकी बैचेस चल रहे हैं उससे आगे चल रहे हैं आप लोग। तो ये था, इसमें आपकी मास्टरी हो चुकी है, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। जीनोटाइप एकदम क्रिस्टल क्लियर करा दिया है मैंने आपको, इसको आप आसानी से देख के क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेचर में हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जहाँ पे मेंडल का काम क्या है, इनका काम इतने टाइम तक किसी ने नोटिस क्यों नहीं किया, कौन कौन से ड्रॉबैक थे, इतनी मेहनत करने के बाद भी इनको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया गया, इसके बारे में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल ने इतनी हार्ड वर्क करी, उसके बाद भी इनका काम जो है वो मतलब उतने लाइट में क्यों नहीं आया जितने लाइट में आना चाहिए था, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है कि मेंडल का जो काम, नेक्स्ट पेज में ले रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हालांकि आपने बना लिया होगा, और इससे मुझे बहुत हेल्प हुई है क्योंकि बहुत सारे कलर्स भी हमने यूज किए हैं, और आपको भी समझने में आसानी हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम अब एक टॉपिक लिख रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप देखेंगे आपको भी मिलेगा, ऐसा नहीं तो नहीं बोल रही, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मेंडल्स वर्क, या फिर ऐसे कर लेते हैं हम लोग, रीजंस रीजंस ऑफ अनरिकॉग्निशन ऑफ ऑफ मेंडल्स वर्क। इतनी मेहनत करने के बाद भी इनका काम जो है वो हिडन फॉर्म में क्यों था, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली चीज जो कोई भी बच्चा लिख सकता है, अगर हम उस टाइम की बात करें तो पहले के टाइम में क्या था, आज के डे में कम्युनिकेशन जितना स्ट्रांग है, सुपर स्ट्रांग है। आप एक छोटी सी भी कोई हरकत करते हैं, तुरंत व्हाट्सएप में स्टेटस लगा देते हैं। ये गोलगप्पा भी आज कोई बच्चा खा रहा है, वो भी स्टेटस में लगा देता है, पता ही आपको, ठीक है। पहले के जमाने में इन बेचारे के पास ऐसी फैसिलिटी तो थी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम यही लिखेंगे कि मेंडल्स वर्क remained unrecognized unrecognized ये ई है, ई जैसा दिख नहीं रहा, एक मिनट। कब तक? टिल 1900। अब ये ईयर क्यों लिखा जा रहा है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार है अपने आप में। आगे जैसी कहानी आपको समझ आएगी, सारी गुत्थी खुल जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3 साइंटिस्ट और रिसर्चर 1900 में ही आएंगे और मेंडल साहब के काम को रीडिस्कवर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बिकॉज कम्युनिकेशन वॉज नॉट इजी, बहुत सिंपल सी बात है। बिकॉज कम्युनिकेशन, कोई भी बच्चा समझ सकता है इसको। सबसे पहली चीज तो यही है, सबसे पहली दिक्कत यही है इनको, कम्युनिकेशन वॉज नॉट इजी, इतना आसान नहीं था। आज के डे में तो सुपर इजी, कुछ ज्यादा इजी हो गया है ना। एज इट इज नाउ, ये भी लिख लीजिए, एज इट इज नाउ। चलिए, हो गया। तो
जिसकी वजह से क्या है कि बहुत ज़्यादा, जैसे आज के डे में क्या है कि कोई एक छोटा सा काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो कभी फेसबुक पे पोस्ट कर रहा है, कभी इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा है, कभी कहीं पोस्ट कर रहा है, कोई एक छोटी सी डिस्कवरी कर रहा है, जैसे न्यूज़पेपर में ना भी छपे तो हम फेसबुक पे देखते हैं तो हमें पता चल जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक लड़की ने, एक रूरल एरिया की एक लड़की थी, उसने एक ऐसा वॉशिंग मशीन बनाया, जैसे साइकिल होता है ना, साइकिल चलाते हैं हम, तो आप बैठ के जितने देर तक साइकिल चलाते रहेंगे वो वॉशिंग मशीन अपना काम करता रहेगा। उस लड़की ने वीडियो बना के डाल दिया, ठीक है। तो उसको मतलब वो किसके लिए था, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं और जिम में जाके पसीना बहाते हैं, तो उससे अच्छा अगर आपको कपड़े धोने हैं तो उसमें बैठे बैठे उसको चलाते रहिए, आपका काम हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। तो उसने बना के डाल दिया, तो पता चला कि रातों रात हंगामा हो गया, उसको पेटेंट वगैरह और ये सारी चीजें जो है अलग अलग कंपनी ने उसको प्रोवाइड किया कि मेरे साथ काम कीजिए, आप अपना फॉर्मूला बताइए कैसे बनाया आपने, क्या क्या नहीं किया। इनके लिए इतना आसान तो था नहीं, ठीक है। तो कि उनका जो वर्क था वो वाइडली उसको क्या किया जाए, मतलब पब्लिकली किया जाए, या फिर उसको कोई पब्लिश करा दे, या फिर इस तरीके से बहुत सारी दिक्कत थी इनको, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, क्योंकि उस टाइम ना माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी बहुत आसान नहीं थी। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर जैसे जीन प्रेजेंट है जो मेंडल साहब फैक्टर बोलते थे, तो ये ना लोगों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल था, उनको समझ ही नहीं आ रहा था ये बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक दूसरी बात ये भी है, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स और फैक्टर्स। मेंडल साहब तो फैक्टर ही बोलते थे इसको, जीन्स और फैक्टर्स, एज कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड इसलिए बोला जा रहा है, अभी तक आपने देखा है जितना भी पनेट स्क्वायर बनाया है एक प्रॉपर रूल रेगुलेशन को फॉलो करता हुआ चल रहा है, ऐसे हवा में कहीं भी नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड बोलते हैं, ठीक है। कंट्रोल्ड एंड डिस्क्रीट यूनिट्स, एंड डिस्क्रीट यूनिट्स एंड, या और कर देते हैं, और द कॉन्सेप्ट ऑफ, और द कॉन्सेप्ट ऑफ पेयर ऑफ alleles, pair of alleles which did not blend। ब्लेंड मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, तो वहां भी था जरूर वो ऐसा कि पिंक फ्लावर आ रहे हैं, बट वो ब्लेंडिंग नहीं था, क्योंकि F2 में आपने वापस से रेड और व्हाइट फ्लावर को ऑब्जर्व कर दिया था, ठीक है। विच डिड नॉट ब्लेंड विथ ईच अदर, विथ ईच अदर, was not accepted, was not accepted by his contemporaries as an explanation।
for the explanation for the apparently continuous, मैं समझा रही हूँ, मैं लिख क्या रही हूँ यहाँ पे, apparently continuous variation seen in nature, variation seen in nature, seen in nature। अब हुआ ऐसा, सेकंड पॉइंट जो मैंने लिखा है उसकी एक बात समझिए। इसके लिए आपको मैं वापस ये पेज कर दूंगी, अगर आप नोटवर्क कर रहे हैं, पहले मैं समझा दूं आपको। देखिए यहाँ जो मैंने आपको बनाया डाइहाइब्रिड क्रॉस, ये मंडल साहब का काम था, उन्होंने बताया। अभी तक जो मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस सिखाया, आपने बनाया, आपने क्वेश्चन किया, ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन किया, इनकम्प्लीट डोमिनेंट का क्वेश्चन किया, सब कुछ क्या था, मंडल साहब का काम था, ठीक है। लेकिन ये जो बार बार इस बात को रिपीट कर रहे थे कि ये मतलब हर जगह फॉलो हो रहा है, तो उसमें ये पूरे नेचर पे अप्लाई करके उसको नहीं देख पा रहे हैं। रीजन ये है, जब आप आगे बढ़िएगा तो आपके पास एक एग्जाम्पल आएगा फ्रूट फ्लाई का। अब जब इस फ्रूट फ्लाई के ऊपर मॉर्गन साहब अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो इनके एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि पूरे नेचर में इस 9331 का रेशियो फॉलो नहीं किया जाता है, और हर एक ऑर्गेनिज्म इस डाइहाइब्रिड क्रॉस को फॉलो करता हुआ नहीं बनेगा। कुछ ऐसे कंडीशंस आते हैं जहां पे ये डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो आपने जीनोटाइप और फिनोटाइप देखा है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। जो फिनोटाइप है ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। अभी अभी तो हम पढ़ रहे थे, आप ही ने पढ़ा है, आप ही ने सीखा है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी मंडल साहब ने ही प्रपोज किया है। वो तो बहुत आसानी से कह के चले गए कि अगर एक जीन का एक्सप्रेशन है वो दूसरे जीन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, दूसरे जीन का एक्सप्रेशन है वो पहले जीन के एक्सप्रेशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन जब ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो फ्रूट फ्लाइज है, जब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होना स्टार्ट हुआ तो पता चला कि वहां पे जो ये 9331 का रेशियो है इसका कोई नामो निशान नहीं है, ये डेविएट कर गया है, उससे डिस्टर्ब हो गया है। अब ह्यूमंस में अगर हम अपनी बात करें और आप लोग जैसे अपनी बात करें, तो ह्यूमंस के केस में क्या होता है, मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको, मोस्टली आपने भी देखा होगा, नोटिस भी किया होगा आपने, ठीक है। इसको हटा देती हूँ यहाँ से, इसका कोई यूज तो है नहीं। देखिए समझा रही थी मैं आपको, अगर एक पर्सन है यहाँ पे और अगर ये बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन का है, क्योंकि मोस्टली उसी केस में देखा जाता है, ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर इसके हेयर का कलर ब्राउन है तो इसकी आईज का कलर भी, आई कलर भी कैसा होगा, ब्राउन होगा, और हेयर भी कैसा है इसका, ब्राउन है, ठीक है। एक दूसरा पर्सन है यहाँ पे, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन अगर है तो अगर इसके आई का कलर कैसा है, ब्लैक है, तो इसके हेयर का कलर भी आपने कैसा देखा होगा, ब्लैक देखा होगा। अब याद करने की कोशिश कीजिए, आप पूरे नेचर में ऐसा ही देखते हैं। तो आगे जाके एक कॉन्सेप्ट आएगा लिंकेज का। किसका कॉन्सेप्ट आएगा, लिंकेज का। आगे बहुत डिटेल और भी करना है आपको, बहुत सारी और भी चीजें सीखनी है, और दिमाग तब खराब होगा आपका जब आप देखेंगे कि अच्छा इतने दिन से जो हम पढ़ रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, मेंटल साहब का सब कुछ जो हमने पढ़ा बस यहीं तक था, आगे जाके फॉलो ही नहीं होगा, वो नहीं होता। आप देखेंगे आपका हेयर कलर ब्लैक है तो आपकी आईज का कलर ब्लैक होगा। जैसा कलर का टेक्सचर जो है वो आपके हेयर का होगा, वैसा ही आईज का भी होगा। अगर आईज का डार्क ब्राउन है तो हेयर भी आपका डार्क ब्राउन होगा। आईज आपकी ब्लैक है तो हेयर भी आपके ब्लैक होंगे, ठीक है। रीजन ये है कि जो, अगर मैं यहाँ पे ब्लैक कलर से बनाऊं उस जीन को जो हेयर कलर को रिप्रेजेंट करता है, और अगर मैं यहाँ पे रेड कलर से बनाऊं जो कि आई कलर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये these two genes are tightly linked with each other। ये दोनों इतने बड़े बेस्ट फ्रेंड हैं, ये कहता है भाई तुम चल रहे हो मैं भी निकल लेता हूँ तुम्हारे साथ, ये भी चला जाएगा उसके साथ। तो इन
मैं जो आपको अभी तक सिखा रही थी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो तो फेल हो गया, हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना, नेचर में तो फेल हो गया वो। तो इस वजह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसको इस वजह से भी और भी नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा, क्योंकि हम इसको कोई ऐसा नहीं मानेंगे कि ये पत्थर की लकीर है या कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन है फॉर द अपेरेंटली कंटिन्यूअस वेरिएशन सीन इन नेचर। नेचर में जो हम बहुत सारा वेरिएशन देख रहे हैं उसमें भी हम फॉलो कर दें, उसमें भी हम अप्लाई कर दें, ऐसा तो हमें देखने को मिल नहीं रहा है ना। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से मंडल साहब ने काम तो बहुत किया, मेहनत बहुत करी, अपने लाइफ में 7-8 ईयर्स को पूरा डेडिकेट कर देना एक छोटे से काम के लिए। बड़ा काम भी बोल सकते हैं, बहुत बड़ा काम था जिसकी वजह से हम लोग सीख पाए कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सारे ट्रेड्स जो है वो जाते कैसे हैं। ठीक है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा काम भी है। आखिर हिंट तो यही करके गए थे, मतलब आप समझिए ये बेस तैयार करके गए। जैसे हम लोग दरवाजे पे पेंट करने के पहले प्राइमर लगाते हैं ना, तो प्राइमर लगाने का काम करके यही गए थे। इसके बाद इनके बाद जो भी बाकी और सारे जो काम है वो सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन होंगी। ठीक है, और जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं ना यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने लिखा स्मॉल टी, आपने इसका पनेट स्क्वायर बना दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये ना लोगों को समझ नहीं आ रहा था, ये मतलब कुछ क्लियर नहीं था कि ये करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग उसके लिए भी एक पॉइंट लिख लेते हैं कि ये जो मैथमेटिकली लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, हाँ भाई आओ आओ देखो ऐसा होता है, वो भी बहुत आसान नहीं था सबके लिए समझना। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पे, लास्ट हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे मेंडल्स अप्रोच, मेंडल्स अप्रोच, मेंडल्स अप्रोच of using mathematics, of using mathematics to explain, to explain biological phenomena, biological phenomena was totally was totally new and new and unacceptable। आपको पॉइंट आए सारे समझ में? आपको मेरी बात समझ आई मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? इनके काम को क्यों नहीं इतना ज्यादा तरजीह दिया गया? मेरी बात समझ आ रही है आपको? टू मेनी ऑफ द, है बहुत साधारण सी चीज, कुछ है नहीं इसमें, एग्जाम में कभी कुछ पूछा जाता है। टू मेनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। ठीक है, तो उस टाइम के थे जो थे उनको बातें समझ नहीं आ रही थी उनकी, कुल मिला के मोरल ऑफ स्टोरी है। ठीक है, और बहुत ज्यादा फिजिकल प्रूफ नहीं प्रोवाइड कर पाए। माइक्रोस्कोप अब आज की तरह अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी थी नहीं कि इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, फोटो खींचा और सबको बोला देखो 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 मेरे पास प्रूफ है। तो फिजिकल प्रूफ बहुत ज्यादा ये प्रोवाइड नहीं कर पाए। कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी यही है। तो सबसे लास्ट में अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं, मतलब खत्म करना चाहते हैं, यहाँ से चुपचाप शॉर्ट में लिख लीजिए। आपको सिर्फ एक छोटी सी बात लिखनी है, ही कुडंट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स और से व्हाट दे वर मेड ऑफ। कि वो फैक्टर क्या, बार बार फैक्टर 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 क्या कर रहे हैं, जीन क्या है, तो ये फिजिकल प्रूफ उसका नहीं दे पाए कि कोई फोटो दिखा दे या कोई ऐसी चीज हो। फिजिकल प्रूफ का आप मतलब समझ ही रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कोई ऐसी चीज जो आपको दिखे, दैट इज विजिबल, वैसा कुछ ये दिखा नहीं पाए। तो बस लास्ट में इसको लिख के खत्म कीजिए, he could not he could not provide
एनी फिजिकल प्रूफ। for the existence of factors थोड़ा ऊपर कर देते हैं, नीचे एक लाइन की स्पेस आ गई। और से what they were made of। और वो बने किसके हैं, ये भी बात जो है वो समझा नहीं पाए लोगों को। तो मैं एक बार समराइज करती हूँ लास्ट में। पहले पॉइंट में मैंने ये लिखा है, मतलब आप क्वेश्चन कौन सा सीख रहे हैं, आप ये क्वेश्चन सीख रहे हैं कि मेंडल साहब का जो काम था वो इतने सालों तक अनरिकॉग्नाइज क्यों था। पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि उस टाइम में कम्युनिकेशन जो है वो इतना आसान नहीं है जैसे आज के टाइम में, जो सुपर इजी आप लोगों को लगता है, इतना आसान नहीं था उस टाइम में। ठीक है, दूसरी बात कि वो फैक्टर और जो कंट्रोल्ड यूनिट्स जो है उनके, मतलब जैसे आपको पता है कि आप लोग डोमिनेंस देखिए या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस था या फिर को डोमिनेंस था, सबके सब एक प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको भी वो समझा नहीं पाए, एक्सप्रेस नहीं कर पाए। तीसरे पॉइंट में ये है कि मेंडल साहब जो ये मैथमेटिकल अप्रोच यूज कर रहे थे सबको बताने के लिए, लोग बेवकूफ समझ रहे थे, इनको कह रहे थे पता नहीं क्या बताने की कोशिश कर रहा है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, और लास्ट बात ये है कि लोगों ने बोला चलो ठीक है, तुम नहीं समझा पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रूफ दे दो फिजिकल। तो जमाना तो प्रूफ का ही है, वो प्रूफ पर ही चलता है कि हाँ हमें कोई फिजिकल प्रूफ मिल जाए और ये बोल दे ऐसा कि हाँ देखो मेरे पास प्रूफ है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बात बिल्कुल सही है। तो कोई फिजिकल प्रूफ भी इनके पास नहीं था। अब ये पॉइंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ। तो इस पूरे चैप्टर का हमने, मंडल साहब का जो एक अध्याय था, एक चैप्टर था, हमने उसको फिनिश किया। लेकिन इसका काम आपको कब आएगा, एक और मेरी बात समझ लीजिए ध्यान से। हम बहुत सारे हम डिसऑर्डर्स की दो कैटेगरी आगे जाके इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। एक ऐसी कैटेगरी होगी जिसमें जो वो बीमारी है, जब हम उसका पनेट स्क्वायर बनाएंगे तो वो मेंडल साहब के रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलेगा, उसको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलेंगे। और एक दूसरा डिसऑर्डर ऐसा आएगा जिसको जिसको देख के दुनिया के किसी डॉक्टर का भी दिमाग खराब हो जाए। मतलब उसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, अपने मन से कहीं भी कोई भी जीन उठ के चला गया, गेमेटोजेनेसिस के टाइम में मियोसिस में कोई दिक्कत हो गई, टर्नर सिंड्रोम आ गया, तो कभी क्लिनफेल्टर सिंड्रोम आ गया, तो उसको हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलेंगे। ठीक है, तो मंडल साहब का जो ऐसे काम वाला जो ये चैप्टर और अध्याय था, अब जाके इस चैप्टर में खत्म हुआ। फिर क्या शुरू होगा, अब शुरू क्या होगा सो समझिए। यहाँ से लास्ट में एक क्वेश्चन बता के मैं आपको ओवर करती हूँ, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब बात ये आ रही है कि अब कैसे सेक्शन चेंज होगा और अब जाके ये जो मंडल साहब का काम है इसके अगेंस्ट में बहुत सारे एग्जांपल्स निकल के सामने आएंगे जो ऐसा बोलेंगे कि भाई ऐसा है, तुमने जो काम किया था, तुम्हारा जो काम है वो कहीं कहीं पे अप्लाई होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये पूरे नेचर के पत्थर की लकीर है। ठीक है, तो अब इनके काम की रीडिस्कवरी की बात आती है। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेंडल का काम जो है 1900 तक, 1900 तक अनरिकॉग्नाइज रहा। याद आया, याद रखना है, इस ईयर को आपको याद रखना है। आगे जाके ये मत बोलिएगा नहीं हम कोई हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहा है जो हम याद रखें। बहुत कम जगहों पे बायो में आपको ये ईयर जो है वो याद रखना पड़ता है, तो उसको आप दिमाग में रखिएगा। 1900 आसान करना भी, मतलब याद करना भी आसान है, कोई बहुत भारी चीज नहीं है। ठीक है, रीजन ये है कि 1900 में 1900 में ही 3 साइंटिस्ट आए और इन्होंने मेंडल साहब के जो काम को, मतलब जो कि अनरिकॉग्नाइज था, उसको रीडिस्कवर करने का काम किया।
कि वो इनहेरिटेंस पे क्या काम करना चाह रहे थे। तो तभी मैंने आपको क्या बोला था लिखते वक्त कि आगे आपको ये बात समझ आ जाएगी कि मैंने 1900 क्यों लिखा है। तो आगे पेज पे मैं लिख रही हूँ, और ये तो कर रखा है आपने, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, ये पेज आपने पूरा नोट कर रखा है। आगे चले हम लोग, चलिए एक लास्ट पॉइंट नोट कर लीजिए। और अगर मैं इधर करूँ, हाँ, तो कोई ज्यादा चीज हाइड तो हो नहीं रही है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं। अब मेंडल्स के जो काम थे मेंडल साहब के, उसकी रीडिस्कवरी के ऊपर एक पॉइंट लिख लीजिए, क्योंकि अभी फिलहाल तो आपने कोई नया काम, मतलब कोई नया नाम तो आपने सीखा नहीं है, जैसे हर क्लास में एक नई नेम तो आप सीख ही लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, एक स्पेशल नोट पॉइंट करके लिख लेंगे, अलग ही है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से जैसे ब्रिज होता है ना, तो एक ब्रिज कॉन्सेप्ट हो गया बीच का। अब यहाँ से ये कहानी बदलने वाले हैं, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किस चीज के बारे में, वापस हम वही डेटा लिखेंगे, दैट इज इन 1900। इन 1900 three scientists that is 1, 2 and 3, Debris, DEVRIES, ठीक है, कोरेंस, CORRENS, एंड वॉन ट्रिमार्क, VON, यहाँ पे T साइलेंट होगा, TSCHERMAK, ये 3 थे इन 1900, 3 साइंटिस्ट्स, डेवरिस, कोरेंस एंड वॉन ट्रिमार्क, इंडिपेंडेंटली अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन तीनों कर रहे थे तो हम लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ से स्टेटमेंट को पूरा कर देते हैं। ऐसे इसलिए लिखा है ताकि आपको याद रहे, इंडिपेंडेंटली rediscovered Mendel's results on the inheritance of characters। चलिए ठीक है, इसके आगे की जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और हालांकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गया, जीनोटाइप वगैरह भी इतना इजीली आपको समझ नहीं आता, बहुत सारे कलर्स का यूज़ करके हमने सीखा भी, और बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखी आपने। एक बार आप करेंगे ये डाइहाइब्रिड क्रॉस खुद से बनाएंगे, और उसको बनाने के बाद उसका जीनोटाइप शुरू से लेके एंड तक पूरा खुद से लिखने की कोशिश करेंगे, और ध्यान देंगे कि हाँ ये आप खुद से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और इन रिसर्चर्स का नाम जो है साइंटिस्ट का उसको याद रखेंगे। ठीक है, आज की क्लास में कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है, लीव करती हूँ मैं।